हेलो स्टूडेंट्स, अपन केमिकल इक्विलिब्रियम का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें अपन ने देखा था कि जो केमिकल रिएक्शन है ओनली रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन के लिए ही केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है। और केमिकल इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल होती है। साथ ही जब केमिकल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है तो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो जाती है। अभिक्रिया रुकती नहीं है, लेकिन अपन को ऐसा लगता है कि जैसे अभिक्रिया स्टॉप हो गई है, जबकि अभिक्रिया की दोनों दिशाओं में वेग क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं और वो समान वेग से चलती रहती है। तो इसके आगे अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए जो Kp और Kc थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इनके फॉर्मूले निकाले थे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और इन कंसंट्रेशन टर्म के साथ जो रिएक्शन के स्टाइक्योमेट्रिक गुणांक है वो इनकी पावर में आ जाते हैं। और इसी तरह Kp के रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे पार्शियल प्रेशर का यूज़ करेंगे, तो पार्शियल प्रेशर विथ स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पावर के साथ में प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो ये अपना आया था स्टाइक्यो में Kc और Kp के जो फॉर्मूले थे। आगे अपन इन्हीं का यूज़ करेंगे। आज अपन देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये किस किस पे डिपेंड करता है। तो फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देख ले। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वो एक कांस्टेंट राशि होती है। तो जनरली ये हर किसी, जैसे पदार्थ की मात्रा है, सांद्रता है, उत्प्रेरक है, अक्रिय गैसों की उपस्थिति है, साम्यावस्था की दिशा है, इन पे निर्भर नहीं करती। इन सब में ये कांस्टेंट ही रहती है। सिर्फ कुछ फैक्टर हैं जिस पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है, जैसे टेम्परेचर। जनरल जी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो टेम्परेचर से इफ़ेक्ट करती है, और फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही रिएक्शन टेम्परेचर पर भिन्न भिन्न प्रकार से निर्भर करती है। तो इस तरह अपन कह सकते हैं कि जो ताप चेंज होगा तो उसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी चेंज होगी। दूसरा है अभिक्रिया को प्रदर्शित करने की विधि, कि जो अपनी रिएक्शन है अपन ने उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में लिखा है या अपन ने उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखा है। देखिए यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं अपन, A+B से C+D बन रहा है। तो यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आएगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, ये हो गया। यदि अपन ने इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट बना दिया और रिएक्टेंट को प्रोडक्ट, तो इसके लिए K' आएगा, वो ये आ जाएगा। इन दोनों में रिलेशन देखने, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या फिर एक दूसरे का रेसिप्रोकल होते हैं। तो यहाँ अपन ने अभिक्रिया को चेंज प्रदर्शित करने के, अभिक्रिया को अलग अलग रूप से प्रदर्शित किया तो उनके लिए Kc का मान भी अलग अलग होता है। इसी तरह जो अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्रिक समीकरण है, ये जो है ये भी क्या करती है, अभिक्रिया को प्रदर्शित करती है कि अपन ने 1 मोल लिए हैं या अभिक्रिया में क्रिया कारकों के आधा मोल लिए हैं। तो इससे भी क्या होता है, साम्य स्थिरांक का परिमाण निर्भर करता है। जैसे यहाँ एक अभिक्रिया लिखी अपन ने N2O2 से क्रिया करके 2NO बन रहा है। इसी को यदि अपन हाफ मोल से लें, यानी यहाँ अपन 1 मोल NO बनाएंगे, तो अपने पास क्या हो जाएगा, हाफ मोल N2 लेंगे अपन और हाफ मोल अपन O2 लेंगे, और इनसे 1 मोल NO बन गया। तो यह अभिक्रिया की स्टाइक्योमेट्रिक होता है, जिसमें क्रियाकारकों के जो गुणांक होते हैं उन्हें अपन स्टाइक्योमेट्रिक कहते हैं। तो यहाँ 1 है, यहाँ हाफ है, यहाँ 1 है, यहाँ ये अपन ने चेंज कर दिया, तो इससे भी Kc का मान चेंज हो जाएगा। देखिए इस रिएक्शन के लिए Kc लिखेंगे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन की पावर 2 अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। इसके लिए लिखेंगे तो NO प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, और यहाँ N2 और O2 की पावर हाफ आ जाएगी। तो ये दोनों K और K' हैं, ये डिफरेंट होते हैं। दोनों का अपन रिलेशन देखेंगे तो देखिए ये जो K है इसका यदि मैं अंडर रूट लेती हूँ, ऊपर वाला जो K है इसका मैं अंडर रूट लेती हूँ तो K' के बराबर होगा, क्योंकि अंडर रूट में ये NO की पावर है, NO स्क्वायर है, वो NO में चेंज हो गया, और अंडर रूट का यहाँ पे दोनों की पावर हाफ हाफ लग गई। तो ये K' इक्वल टू अंडर रूट K, या फिर मैं इसका स्क्वायर कर देती हूँ तो वो K के बराबर हो जाएगा। तो K इक्वल टू K' स्क्वायर। तो इस तरह से स्टाइक्योमेट्रिक चेंज होने पे भी उसके कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो जाती है। नंबर 4 है अपना यौगिकों की मात्रा को प्रदर्शित करने की विधि।
यानी अभिक्रिया में जो अपन ने पदार्थ लिए हैं, क्रियाकारक लिए हैं, उत्पाद लिए हैं, यदि ये विलयन अवस्था में है या फिर गैसियस अवस्था में है, ये भी क्या करता है, Kp और Kc के डिफरेंट मान देता है। तो जो यौगिकों की मात्रा को प्रदर्शित करने की विधि, यदि मात्रा में सांद्रता है यानी क्रियाकार और अभिकारक यदि सांद्रता के फॉर्म में लिए गए हैं या फिर उसमें आंशिक दाब का यूज़ किया, यदि जलीय विलयन या एक्वस विलयन में तो कंसंट्रेशन आएगी और यदि गैसियस अवस्था में तो आंशिक दाब आएगा। तो ये भी क्या करते हैं, साम्य स्थिरांक को प्रभावित करते हैं। जैसे ये है तो इसके लिए Kc की वैल्यू C कंसंट्रेशन D अपॉन कंसंट्रेशन A कंसंट्रेशन B। यदि यहाँ ये गैसियस हैं तो यहाँ आंशिक दाब लेंगे तो ये तो इन दोनों की वैल्यू भी क्या होंगी, अलग अलग होंगी। अब देखेंगे अपन Kp व Kc में रिलेशन। एक जनरल रिएक्शन लेते हैं, N1A प्लस N2B से M1C प्लस M2D बन रहा है। तो इसके लिए अपन पहले Kc लिखेंगे, तो कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर M1 कंसंट्रेशन ऑफ D की पावर M2 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर N1 कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर N2। यदि यहाँ पे ये क्रियाकारक गैसियस होंगे तो अपन प्रेशर के रूप में इसे लिखेंगे, तो पार्शियल प्रेशर C की पावर M1 पार्शियल प्रेशर D की पावर M2 अपॉन पार्शियल प्रेशर E की पावर N1 और पार्शियल प्रेशर B की पावर N2। तो ये अपना Kp और Kc के अपन ने फॉर्मूले लिख लिए। अब अपन इसमें रिलेशन देखेंगे तो देखिए आदर्श गैस इक्वेशन होती है, वो क्या होती है, PV इक्वल टू nRT। यहाँ V को अपन N के नीचे ले आएंगे तो ये जो N अपॉन V है ये अपनी कंसंट्रेशन टर्म बन गई। तो N अपॉन V की जगह अपन लिख देंगे कंसंट्रेशन CRT। अब यदि Pa है तो यहाँ कंसंट्रेशन ऑफ A, Pb है तो कंसंट्रेशन ऑफ B, Pc है तो C और Pd है तो D। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये इनके सक्रिय द्रव्यमान को या सक्रियता को डिफाइन करता है। तो ये जो चारों वैल्यू है ये मैं यहाँ पुट करूँगी Pa, Pb यानी इक्वेशन 2 में। तो यहाँ इक्वेशन 2 में मान रखेंगे अपन, इक्वेशन 2 में अपन वैल्यू पुट करते हैं तो Kp इक्वल टू क्या हो गया, कंसंट्रेशन जो पार्शियल प्रेशर था उन टर्म की जगह अपन ने कंसंट्रेशन टर्म पुट कर ली। तो यहाँ मैं इन कंसंट्रेशन टर्म को एक तरफ ले आई और RT को मैं एक तरफ ले गई। देखिए ऊपर RT की पावर M1 प्लस M2, नीचे RT की पावर N1 प्लस N2। ये RT की पावर जब ऊपर जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, M1 प्लस M2 माइनस N1 माइनस N2। तो यहाँ मैंने माइनस साइन लगा दिया और ये पूरा ऐसे कैसे इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो गया, अपना Kc हो गया। यहाँ मैं इस पूरे M1 प्लस M2 माइनस N1 प्लस N2 इसको डेल्टा N से डिनोट कर रही हूँ। यहाँ ये इक्वेशन आ गई और Kp अपॉन Kc इक्वल टू RT की पावर डेल्टा N। यहाँ डेल्टा N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैसियस रिएक्टेंट के ओनली माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि अपन जहाँ जहाँ गैसियस रिएक्टेंट था वहाँ पे ही अपन ने कंसंट्रेशन टर्म को यूज़ किया है। तो डेल्टा N आएगा उत्पाद जो कि गैसें हैं के मोलों की संख्या माइनस क्रियाकारक जो कि गैसें हैं के मोलों की संख्या का अंतर। और ये जो इक्वेशन है ये Kp और Kc में रिलेशन दर्शाती है। अब यहाँ पे 3 स्थिति हो सकती है, डेल्टा N पॉजिटिव है, डेल्टा N नेगेटिव है और डेल्टा N जीरो है। तो फर्स्ट देखेंगे अपन जब डेल्टा N जीरो है, डेल्टा N जीरो का मतलब ये नंबर ऑफ मोल्स हैं ये दोनों बराबर होंगे, यानी क्रियाकारक और उत्पाद के मोलों की संख्या क्या होंगी, बराबर होंगी। जैसे N2 प्लस O2 की अभिक्रिया में 2NO बन रहा है तो यहाँ दोनों के अणुओं की संख्या क्या होंगी, बराबर है। डेल्टा N का मान 2 माइनस 1 और 1 2 0। यहाँ डेल्टा N जीरो पुट करते हैं तो ये क्या हो जाता है 1, तो Kp इक्वल टू Kc। सेकेंड केस क्या होगा, यदि डेल्टा N लेस देन जीरो है, लेस देन जीरो है इसका मतलब डेल्टा N लेस देन जीरो, इसका मतलब ये लेस देन यानी जो रिएक्टेंट है इनकी कंसंट्रेशन तो नंबर ऑफ मोल्स तो अपने पास ज़्यादा होंगी और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स अपने पास कम होंगे। तो ये आ गया। अब यदि मैं यहाँ इसको नेगेटिव रखती हूँ, ये नेगेटिव रखती हूँ, ये नेगेटिव रखूँगी तो ये जो वैल्यू आएगी अपनी, देखिए ये वैल्यू अपनी डेल्टा N का मान क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव होने के कारण ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये कम वैल्यू से गुणा होके ये आ रहा है, यानी Kp का मान अपने पास कम है और Kc का मान अपने पास ज़्यादा है।
देखिए यहाँ अपना डेल्टा एन का मान नेगेटिव है, यानी यहाँ अपन नेगेटिव रखेंगे। तो ये जब नेगेटिव रखेंगे तो अपने पास अपन इस नेगेटिव को नीचे लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी के सी के अंदर अपन आर टी की कुछ पॉजिटिव पावर का भाग लगाएंगे तो अपने पास के पी आएगा। इसका मतलब के सी पहले से ज़्यादा है और उसके अंदर भाग लगाएंगे तो वो एक कम राशि हो जाएगी और वो के पी के बराबर होगी। तो के सी है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी जबकि के पी की वैल्यू कम होगी। इस तरह से भी अपन इसे समझ सकते हैं। एक अपन ये भी समझ सकते हैं कि यदि डेल्टा एन का मान नेगेटिव है, यानी ये नेगेटिव है तो ये राशि है वो अपने पास फ्रैक्शन में आएगी, 1/, में आएगी। 1/, में राशि यदि इससे गुणा हो रही है तो ये वैल्यू और भी कम हो जाएगी और फिर वो के पी के इक्वल हो रही है तो के सी का मान ज़्यादा होगा और के पी का मान कम होगा। थर्ड केस आएगा यदि डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव है ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब एन पी ग्रेटर देन एन आर है, तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट कम है। यहाँ यदि अपन पॉजिटिव वैल्यू रख रहे हैं तो ये मान आर टी की पावर पॉजिटिव कुछ पॉजिटिव वैल्यू देगा और ये पॉजिटिव वैल्यू के सी से गुणा होके के पी देगी, यानी अपने पास के पी की वैल्यू ज़्यादा है और के सी की वैल्यू कम है, तो के पी ग्रेटर देन के सी। यहाँ ये एग्जाम्पल लिया है PCl5 जहाँ PCl3 और Cl2 बन रहा है। देखिए यहाँ डेल्टा एन निकालेंगे तो ये 1 और ये 1 2, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1 आएगा, जबकि ऊपर वाली में अपन डेल्टा एन निकालेंगे तो ये 2 और ये 3 और ये 1 4, तो 2 माइनस 4 इक्वल टू -2 आएंगे। तो इस तरह अपन के पी और के सी में डेल्टा एन की वैल्यू चेंज करके रिलेशन देखते हैं। यदि डेल्टा एन इक्वल टू जीरो है तो के पी इक्वल टू के सी, डेल्टा एन लेस देन जीरो है तो के सी ग्रेटर देन के पी और डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो है तो के पी ग्रेटर देन के सी। तो अपन इन तीनों को एक साथ लिख सकते हैं। यदि डेल्टा एन इक्वल टू जीरो तो के पी इक्वल टू के सी, डेल्टा एन लेस देन जीरो तो के पी लेस देन के सी और डेल्टा एन ग्रेटर देन जीरो तो के पी ग्रेटर देन के सी। अब है अपने पास जो अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी यूनिट क्या होगी। सबसे पहले अपन ने लिया था मास ऑफ एक्शन से वेग, तो वेग की जो यूनिट होती है वो होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की यूनिट। कंसंट्रेशन मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स और टाइम होता है समय, तो ये अपनी वेग की यूनिट आई है। लेकिन जो अपना साम्यावस्था स्थिरांक है वो क्या होता है, ऊपर भी कंसंट्रेशन टर्म आएगी और नीचे भी कंसंट्रेशन टर्म आएगी। तो कंसंट्रेशन की पावर में डेल्टा एन लिख देती हूँ, जहाँ डेल्टा एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का डिफरेंस। कंसंट्रेशन आती है मोल लीटर इनवर्स की पावर डेल्टा एन। यदि डेल्टा एन जीरो है तो ये वैल्यू क्या हो गई 1, यानी के सी यूनिट लेस होगा। इसी तरह के पी इक्वल टू क्या होगा, दाब, ऊपर भी दाब आएगा नीचे भी दाब आएगा, उसकी पावर डेल्टा एन। दाब होता है वायुमंडल या फिर बार में, तो यदि यहाँ पे भी डेल्टा एन जीरो है तो के पी भी क्या आएगा, यूनिट लेस आ जाएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन N2+3H2 और 2NH3। इसके लिए के पी और के सी की इकाई देखेंगे तो इनके लिए डेल्टा एन की वैल्यू क्या होगी 2 - 3 + 4, तो यानी 2 - 4 इक्वल टू -2। तो अपन यहाँ कंसंट्रेशन टर्म क्या ऊपर लिख देंगे, डेल्टा एन जो है 2 - 4 इक्वल टू -2, तो ये हो गया मोल -2 लीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट आ गई। अब है साम्य को प्रभावित करने वाले कारक। पहले अपन ने देखा था साम्य अवस्था स्थिरांक को, अब आएंगे ये साम्य अवस्था को प्रभावित करने वाले कारक। जो अपना एग्जिस्ट होता है साम्य, उसको कौन कौन से इफेक्ट करते हैं कारक। तो अपने पास सबसे पहला कारक है सांद्रता। देखिए पहले तो जो साम्य है उसको सिर्फ भौतिक परिस्थितियां ही प्रभावित करती हैं, जैसे कि सांद्रता है, ताप है, दाब है आदि। तो सबसे पहले देखेंगे सांद्रता। यदि क्रियाकार उत्क्रमणीय अभिक्रिया है उसमें साम्यावस्था पर क्रियाकार, साम्यावस्था होती क्या है, जब क्रियाकारक और उत्पादों की सांद्रताएं स्थिर हो जाती है। यदि इस साम्यावस्था पर मैंने क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ा दी, वह उत्पाद की सांद्रता को मैंने कम कर दिया, तो देखिए क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ गई। क्रियाकारकों की सांद्रता बढ़ने से अपने अग्र अभिक्रिया का वेग बढ़ जाएगा जबकि पश्च अभिक्रिया का वेग कम हो जाएगा। तो अपन को साम्यावस्था प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, अग्र अभिक्रिया अपनी तेजी से होगी, यानी अधिक से अधिक क्रियाकारक क्या होंगे, उत्पाद में बदलते जाएंगे और अभिक्रिया की उपलब्धि है वो अधिक होगी। इसका मतलब साम्यावस्था पर यदि अभिक्रिया की उपलब्धि को बढ़ाना है तो अपन को क्रियाकारकों की सांद्रता को हमेशा अधिक रखना पड़ेगा और उत्पादों की सांद्रता को अपन को कम करना पड़ेगा।
तो कृमणीय अभिक्रिया में अधिक उत्पाद प्राप्त करने के लिए क्रियाकारक की सांद्रता अधिक और उत्पादक की कम होनी चाहिए। फिर दूसरा फैक्टर है अपना दाब और एक और आएगा फिर टेम्परेचर। तो दाब केवल उन्हीं गैसीय अभिक्रियाओं की साम्यावस्था को प्रभावित करता है जिनमें क्रियाकारक और उत्पादों के अणुओं की संख्या में अंतर हो। इसका मतलब डेल्टा एन 0 नहीं है, वही अभिक्रियाएं दाब से प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए वे अभिक्रिया जिनमें क्रियाकारक से उत्पाद बनने में अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, इसका मतलब डेल्टा एन का मान क्या है अपना नेगेटिव। जैसे N2 3H2 से 2NH3 बन रहा है, 2NO + O2 से 2NO2 बन रहा है, 2NO2 से N2O4 बन रहा है। देखिए यहाँ 4 मोल है जो 2 में टूट रहे हैं, यहाँ 3 मोल से 2 मोल बन रहे हैं, यहाँ 2 मोल से 1 मोल बन रहा है, यानी इसमें अणुओं की संख्या में कमी हो रही है। तो यदि इस अभिक्रिया पर उत्पाद क्रियाकारक है वो उत्पाद में चेंज हो रहे हैं तो अणुओं की संख्या में कमी हो रही है। एक पात्र में यदि अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, इसका मतलब वहाँ प्रेशर है वो भी क्या हो रहा है अपना कम हो रहा है, क्योंकि वॉल्यूम तो अपन ने स्थिर रखा है। जैसे ही अणुओं की संख्या कम होगी तो उस क्षेत्र का दाब भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एक इक्विलिब्रियम जब एग्जिस्ट करेगा तो वहाँ पे दाब क्या हो जाएगा, स्थिर हो जाएगा। यानी इस अग्र और पश्च अभिक्रिया का जब वेग समान हो जाएगा तो अणुओं की संख्या भी समान हो जाएगी, तो दाब क्या हो जाएगा अपना स्थिर हो जाएगा। अब यदि अपन अभिक्रिया के अंदर साम्यावस्था पर दाब को बढ़ा दें, यानी अपन ने यहाँ दाब को बढ़ा दिया, तो दाब को बढ़ा दिया तो अभिक्रिया क्या करेगी, कम दाब की ओर अग्रसर होगी, क्योंकि दाब बढ़ रहा है। इसका मतलब अभिक्रिया उस दिशा में जाएगी जिधर दाब कम हो, क्योंकि यदि अभिक्रिया पे अपन ने बाहर से भी दाब बढ़ा दिया और अभिक्रिया के फलस्वरूप भी दाब बढ़ रहा है तो ये एक आइडियल मतलब अव्यवस्था सी हो जाएगी, सही नहीं होगा। तो यदि अपन ने दाब बढ़ाया तो अभिक्रिया उधर जाएगी जिधर दाब कम हो रहा है। तो अपनी जो अग्र रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन है, उसमें अणुओं की संख्या में कमी हो रही है, दाब कम हो रहा है। तो जैसे अपन ने दाब बढ़ाया तो दाब कम हो रहा है, यानी ये सही कंडीशन है और इसमें अपन को अधिक उत्पाद प्राप्त होंगे। इसके विपरीत ही यदि कोई अभिक्रिया है जिसमें उत्पाद बनने में अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है, जैसे ये PCl5 से PCl3 + Cl2, NH4Cl से NH3 + HCl, N2O4 से 2NO2, यहाँ 1 से 2 मोल बन रहे हैं, यहाँ 1 से 2, यहाँ 1 से 2। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है। अणुओं की संख्या में वृद्धि हो रही है यानी उस पात्र के अभिक्रिया मिश्रण के दाब में भी वृद्धि हो रही है। अब यदि अपन साम्यावस्था पर दाब को बढ़ा दिया तो अभिक्रिया उधर गति करेगी जिधर दाब बढ़ने का प्रभाव कम हो।